हेलो, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का निश्चय किया था तथा गाड़ी की दशा का मजाक बनाते हुए उसके अपने आप चलने पर शंका प्रकट की थी। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो उसकी बॉडी जो है, ढांचा है, पूरा हिलता है तथा उसका प्रत्येक हिस्सा आपस में सहयोग नहीं करता है। तो लेखक ने व्यंग्य में इस स्थिति की तुलना गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से की गई तथा आगे बस की यात्रा करना कठिनाई से युक्त बताया। इसका हम अध्ययन करेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अर्थात लेखक ये बताता है कि जब लेखक ने बस के चलने पर उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग न देखा तो उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का साथ न देना याद आ गया और बस का सही रूप में न चलना, बार बार रुककर चलना अर्थात विरोध प्रदर्शित करना लेखक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाने लगा। इसलिए लेखक ने कहा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समान जवान रही होगी, अर्थात अपने आप को आजाद कराने के सभी दावों पे जानती थी। लेखक को यह कथन पूर्णतया उचित लगा। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, मैं आपको बतलाओ इन पंक्तियों में। पहला शब्दार्थ है असहयोग। असहयोग अर्थात सहयोग न करना, सहायता न करना। अगला है सविनय, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है उपेक्षा या आज्ञा का पालन न करना। एक शब्द है अंग्रेजी का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था क्योंकि जो ये बस थी बिल्कुल पुरानी थी और हर हिस्सा चल रहा था। इसका जो ढांचा था, ढांचे में जितने भी आपस में इसका जो स्वरूप था, आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि बस है हिल रही थी, हिलती हुई आगे बढ़ रही थी। पूरा ढांचा बिल्कुल भी खराब हो चुका था। बॉडी का मतलब होता है ढांचा। बॉडी शब्द है, उसका अर्थ होता है ढांचा। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। लेखक को यह महसूस हो रहा था कि जैसे बस आगे बढ़ रही थी तो वह उसे सीट को भी बॉडी आगे छोड़कर जा रही थी क्योंकि प्रत्येक हिस्सा जर्जर अवस्था में था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूट गया था, इसलिए आपस में सहयोग नहीं कर पा रहे थे। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। कभी कभी महसूस ऐसे किया जा रहा था कि सीट अपने स्थान पर और बॉडी आगे निकलती जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जो स्थिति हमने देखी थी, आपसे जो सहयोग किया जा रहा था, वह स्थिति अलग अलग हो चुकी थी। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। जैसे बस आगे बढ़ रही थी, सभी मित्र या सहयात्री अपने अपनी सीटों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि सीट है बॉडी पर बैठी हुई है या बॉडी जो ढांचा है वो सीट के ऊपर बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक हिस्सा आपसी सहयोग नहीं कर रहा था। एकाएक बस रुक गई। अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। क्यों? क्योंकि बस पुरानी थी, प्रत्येक हिस्सा आपसी सहयोग नहीं कर रहा था, सारी बस हिल रही थी। तो अचानक जो तेल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया और तेल वहां से निकलने लग गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। उसी वक्त ड्राइवर
ने बस को रोका और बाल्टी लेकर जो पेट्रोल टंकी से निकल रहा था या अलग हो रहा था, निकल रहा था, उस पेट्रोल को साइड में अलग से बाल्टी में इकट्ठा किया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और उस बाल्टी के द्वारा नली लगाएगी और इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के शेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। लेखक व्यंग्य द्वारा कह रहा है कि मुझे बड़ी आशा हो रही थी कि हो सकता है थोड़ी देर बाद में, समय निकलने के बाद, जो हिस्सेदार था, कंपनी के हिस्सेदार, इंजन को वहां से निकालकर हो सकता है अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे इंजन को नली के द्वारा और पेट्रोल पिलाया जा रहा है, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगती, ऐसा लग रहा था कि उस इंजन को अपने गोद में रखकर नली के द्वारा उसको पेट्रोल पिलाया जा रहा था। इसकी समानता जैसे कोई बूढ़ी माँ या उसकी बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ है अपने बच्चे को गोद में रखकर शीशी के द्वारा उसको दूध पिलाती है, ऐसी तुलना लेखक के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा उसे जो हिस्सेदार था उस पर व्यंग्य कसा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील होगी। अब प्रति घंटा जो है उसकी रफ्तार है 15-20 मील होगी। 1 घंटे में 15 से 20 मील चल रही थी, क्योंकि रुक रुक के चल रही थी। मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक ये बता रहा है व्यंग्य से कि मुझे किसी भी उसका जो पार्ट था, क्योंकि हिल चुका था, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। यहाँ तक ये बताया गया कि ब्रेक जो लगाए जाते हैं वो फेल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं, जो स्टीयरिंग होती है वह भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब लेखक के द्वारा जो प्रकृति का जो नजारा था वह हमें मोहित करने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेखक ने ये बताया कि हम प्रकृति के दृश्य को निहारने लगे, देखने लगे, हरा भरा महसूस करने लगे और उन पेड़ पौधों पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? बस धीरे धीरे चल रही थी, कहीं भी ब्रेक उसके फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकती है। तो जैसे जैसे रोड के आसपास दूसरी तरफ, एक तरफ, अलग अलग साइडों में जो पेड़ आ रहे थे, हो सकता है कभी भी वो बस रुके और उनसे टक्कर खा सकती थी। इसलिए लेखक ने यहाँ पेड़ों को दुश्मन बताया है। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी उसकी रफ्तार 1 घंटे में 15 से 20 मील तक थी। तो जैसे जैसे कोई पेड़ आ रहा था, लेखक के द्वारा ये महसूस किया गया कि इस पेड़ से टकरा सकती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए लेखक को डर लग रहा था। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। जैसे एक पेड़ निकल गया, दूसरे पेड़ का सब्र से वो इंतजार करते थे कि इस समय हम बच के आगे निकले। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब जैसे आगे बस चलते गई और झील वहां आई तो हो सकता था कि ये बस है, झील में भी डुबकी लगा सकती है। गोता लगाना, डुबकी लगाना। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक फिर बस रुकी। एकाएक शब्द आया, इसका अर्थ होता है अचानक। एक अचानक, फिर बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं, बस रुक गई। ड्राइवर के द्वारा अनेक तरीके किए गए कैसे भी ये बस आगे अपने यथास्थान पर चली जाए, लेकिन वह न चल पाई। तरकीबें शब्द आए, तरकीब, तरीका। सैन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, अर्थात बस का प्रत्येक हिस्सा आपस में बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। अब कंपनी के जो मालिक थे, इसके बस के मालिक थे, वो कह रहे थे कि ये जो बस है बहुत ही उत्तम श्रेणी की है। लेखक को बताया
यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है संयोग की बात है। इत्तेफाक का अर्थ होता है ये तो संयोग की बात है जिसके कारण से बस चल नहीं पा रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब चांदनी रात हो गई। चांद क्षीण का मतलब होता है बहुत ही कम, कमजोर। क्षीण का मतलब होता है कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, अर्थात दया पाने योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। जैसे हम देखते हैं वृद्धा अवस्था में कोई औरत होती है और वह किसी भी छाया में रुककर बैठती है, ऐसी स्थिति इस बस की थी क्योंकि ये बस बहुत पुरानी थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हमें चले आ रहे। जैसे कोई बूढ़ी माँ होती है, बूढ़ी माँ की गोद में कोई बच्चा लद के चलता है तो दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे को ये माँ ले जा रही है, तो हमें बड़ा पछतावा होता है, हमें बड़ा दुख होता है। इसके कारण से लेखक और उनके सहयात्री उस पुरानी बस में जब यात्रा कर रहे थे वे पछतावा महसूस कर रहे थे, ग्लानि महसूस करते हैं, दुख प्रकट कर रहे थे कि हम इस पुरानी बस पर हम सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। ग्लानि शब्द का मतलब होता है दुख प्रकट करना। ग्लानि दुख या पछतावा। ग्लानि शुद्ध शब्द यह है दुख या पछतावा। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक ये बता रहा है क्योंकि ये बस बिल्कुल पुरानी है तो ये कहीं भी स्थिति इसकी खराब हो सकती है, खराब हो जाएगी। तो लेखक ये बताया कि ये मर जाएगी। मर जाने के कारण से सुनसान स्थान पर इसकी अंतिम क्रिया हमारे द्वारा करनी पड़ सकती है, अर्थात ये बस कहीं भी खराब होकर रुक सकती है और हम हमारे गंतव्य स्थान पर नहीं जा सकते। प्राणांत होना, प्राणांत होना अर्थात मर जाना। बियाबान सुनसान, जहां कोई न हो, एकांत स्थान। अंत्येष्टि अंतिम क्रिया करना, अर्थात कहीं भी ये रुक सकती है और हमें धोखा दे सकती है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। कंपनी के जो हिस्सेदार साहब थे उससे बस के इंजन को खोला और कुछ सुधारने की प्रक्रिया जारी की। फिर बस आगे चली। जैसे उन्होंने सुधारा तो वह बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब धीरे धीरे वह चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी औरत होने के कारण से उसकी आंखों की जो ज्योति होती है, जो प्रकाश होता है वो कम हो जाता है, अर्थात उसको दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही उस बस की जो लाइटें थी आगे वाली वह प्रकाशहीन हो गई थी, प्रकाश बिल्कुल नहीं दे रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जैसे चांदनी रात थी, इसके कारण से वे धीरे धीरे रास्ते को खोज कर आगे बढ़ रही थी। टटोल कर शब्द आया है, उसका मतलब होता है ढूंढना। टटोलना, ढूंढना या देखना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जैसे ही आगे और पीछे से कोई भी गाड़ी आती तो अपने आप को बचा लेती और एक तरफ खड़ी हो जाती। जैसे कोई छोटा बच्चा या बूढ़ा आदमी यात्रा कर रहा होता है तो किसी वाहन से बचने की कोशिश करता है, ऐसे ये गाड़ी एक तरफ खड़ी हो जाती। क्यों खड़ी हो जाती? क्योंकि वह बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, जर्जर अवस्था में थी, खराब हो चुकी थी। और कहती निकल जाओ बेटी। और ऐसे जैसे कोई बूढ़ी माँ होती है, बूढ़ा आदमी होता है, कहता है कि बेटी आप आगे बढ़ जाए, मेरे से तो चला नहीं जाता। ऐसी स्थिति
लेखक अपने व्यंग्य भाषा में बताता है कि बस की ऐसी स्थिति हो गई थी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, अर्थात मेरी जो अवस्था है वह ढल चुकी है, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए आप अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मेरी उम्र हो चुकी है। इस प्रकार से लेखक ने व्यंग्य भाषा में जो अपनी यात्रा बस के द्वारा की गई थी, बस की यात्रा बड़ी कठिनाई से युक्त थी और बस कहीं भी खराब हो सकती थी।